कमिंग टू चैप्टर नंबर 9, दिस इज़ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें ये लिखा है दैट इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, क्योंकि हमारी 48.9% जो टोटल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है फॉर अ लाइवलीहुड, अपनी एक अर्निंग के लिए, अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। जो हमारी 50% ऑलमोस्ट पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। जो फार्मर्स हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं अपने लैंड पे बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स, और उनके पास जितना भी सरप्लस अमाउंट होता है या जितना भी एक्स्ट्रा जो फूड क्रॉप्स होती हैं उनके पास, वो उन्हें सेल आउट कर देते हैं और अपनी बाकी जो भी डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो बाय कर सकते हैं। Commercial agriculture is practiced in the areas of fertile plains on big size land holdings. So ये जो हम बात कर रहे थे पहले वो थी हमारी ट्रेडिशनल मेथड्स के बेसिस पे पर्सनल यूज़ के लिए। अब हम कमर्शियल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं जो कि बड़े एरिया में की जाती है, और ये एरियाज़ यूजुअली हम फर्टाइल प्लेन्स जो हैं जहाँ पे सॉइल बहुत अच्छा होता है, जहाँ पे लैंड बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे कमर्शियल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ नए नए सर्कमस्टांसेस इंडिया ने देखे हैं और इंडिया की एग्रीकल्चर के टेक्निक्स में कंटिन्यूस चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट अपन जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो है वेरियस फॉर्म्स जिसमें हम एग्रीकल्चर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन सीज़न। हमारे जितने भी सीजन्स होते हैं उनके बेसिस पे हम हमारे एग्रीकल्चर को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। सीजन्स के बेसिस पे हम उन्हें 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं: खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप एंड जायद क्रॉप। खारिफ क्रॉप्स यूजुअली जून जुलाई के मंथ में सो की जाती हैं, बेसिकली बोई जाती हैं, और उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है अक्टूबर नवंबर के मंथ तक। खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स आपसे अगर पूछे जाएं तो खारिफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं राइस, मेज़, मिलेट, ग्राउंड नट, मूंग, उड़द, शुगर केन, सोयाबीन एक्सेट्रा। आप इनमें से 3 या 4 एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं, और ये मेन क्रॉप होती हैं इस वेदर की, इस सीजन्स की। दीज क्रॉप्स डिपेंड ऑन मानसून रेन। बेसिकली ये रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं ताकि इनका इरिगेशन प्रॉपर्ली हो पाए, इन्हें प्रॉपर पानी मिल पाए और ये अच्छे से ग्रो हो पाए। नेक्स्ट आती है हमारी राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स यूजुअली अक्टूबर नवंबर के अंदर सो की जाती है, मतलब जो बोया जाता है क्रॉप को वो अक्टूबर नवंबर के मंथ में बोई जाती है और इसे मार्च अप्रैल तक हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वीट, ग्राम, बार्ले, ऑयल सीड, अलसी, मस्टर्ड, क्यूमिन सीड, कोरिएंडर, पॉपी, साइलियम। एंड ये भी जो क्रॉप्स हैं ये यूजुअली इरिगेशन के साथ ग्रो करी जाती हैं, सो दे नीड प्रॉपर वाटर फॉर देयर ग्रोथ। नेक्स्ट आती है जायद क्रॉप। जायद क्रॉप में आते हैं हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स और फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स क्या होती है, जो हमारे कैटल्स होती हैं, भेड़ बकरियां, एनिमल्स, उनको खिलाने के लिए जो क्रॉप्स काम में आती हैं, दैट इज़ जायद क्रॉप और फॉडर क्रॉप। और इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स जायद क्रॉप में आती हैं। ये यूजुअली फरवरी अप्रैल मंथ में बोई जाती हैं और ये जून जुलाई तक हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं वाटरमेलन, गार्ड, बॉटल गार्ड, कुकम्बर एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो बेसिस है जिसके बेस पे हम हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉप्स। तो हमारे पास 4 टाइप की क्रॉप्स होती हैं। पहली आती है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप में आती है हमारा मैक्सिमम खाया जाने वाला फूड लाइक राइस, वीट, मेज़, जवार, मिलेट, बार्ले, पल्सेस एक्सेट्रा। इसमें से भी आप 3-4 एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं, लाइक राइस, वीट, आपके जो भी अनाज है वो, मेज़, मक्का, जवार, मिलेट, बार्ले, पल्सेस में आ जाती हैं आपकी सारी दाल। कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जो कि इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर दी जाती है फॉर रॉ मटेरियल।
इन्हें हम कैश क्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं शुगर केन, कॉटन, जूट, टबैको एंड ऑयल सीड। थर्ड टाइप की क्रॉप होती है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप यूजुअली ड्रिंक्स बनाने के काम में आती हैं। बड़े बड़े एरियाज़ में ये बोई जाती हैं क्रॉप्स और ड्रिंक्स बनाने के काम में आती हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। इसमें आती है हमारे टी, रबर, सिनकोना एक्सेट्रा। गार्डन क्रॉप्स में यूजुअली आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो अब अपन देखते हैं कि हमारे इंडिया की मेजर फूड क्रॉप्स क्या क्या है। सबसे पहला है वीट, जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी में खाया जाता है। ये एक मेजर राबी क्रॉप है नदर्न इंडिया की। टेम्परेट रीजन्स में ये बोई जाती है। इसे जो टेम्परेचर चाहिए होता है इसकी ग्रोथ के लिए दैट इज़ बिटवीन 10 to 25 डिग्री सेल्सियस, एंड इसको रेनफॉल जो चाहिए होती है दैट इज़ बिटवीन 25 to 75 सेंटीमीटर। वीट को ग्रो करने के लिए आपको लाइट क्लेई सॉइल की ज़रूरत होती है। जो मेजर हमारी सिटीज़ हैं जहाँ पे ये वीट ग्रो किया जाता है, 70% ऑफ वीट ग्रो किया जाता है, वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। राजस्थान में वीट यूजुअली गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और कोटा में उगाया जाता है। इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है, चाइना और अमेरिका के बाद। ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, कंट्री सेल्फ रिलायंट है वीट प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड एरिया अंडर सच क्रॉप्स। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट है वीट प्रोडक्शन पे। हम इजीली खुद ही ग्रो करते हैं ये सब चीज़ें और प्रोड्यूस भी करते हैं और सेल आउट भी करते हैं। नेक्स्ट इज़ राइस। राइस एक और मेजर फूड क्रॉप है इंडिया की। ये यूजुअली रेनी सीजन में बोया जाता है, इसलिए इसे हम मेजर खारिफ क्रॉप भी कहते हैं। राइस यूजुअली ट्रॉपिकल रीजन्स में बोया जाता है। इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 16 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल का रिक्वायरमेंट होता है 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच। इसे ग्रो करने के लिए हमें क्लेई और एलुवियल सॉइल की ज़रूरत होती है जो कि रिवर बेसिन्स के आसपास मिलता है। राइस यूजुअली पूरे साल बोया जा सकता है और ग्रो किया जा सकता है। 3 क्रॉप्स ऑफ राइस जो यूजुअली पूरे साल में ग्रो होती हैं, अमन, ओस एंड बोरो, ये 3 टाइप हैं राइस क्रॉप्स की जो कि पूरे साल बोई जाती हैं या उगाई जाती हैं। इसमें से 86 प्रोडक्शन ऑफ राइस मॉनसून के टाइम में प्रोड्यूस होता है और इसीलिए हम इसे खारिफ क्रॉप कहते हैं। 90% ऑफ राइस इज़ ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड अदर स्टेट्स लाइक असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा। सो आप इसमें से 3 या 4 मेन जो भी हमारी सिटीज़ हैं वो आप याद रख सकते हो एज एग्जाम्पल। राइस इज़ इन राजस्थान इज़ ग्रोन इन गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा एंड विद इरिगेशन इन बूंदी इन स्मॉल क्वांटिटी। सो राजस्थान में मेनली राइस गंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा में उगाया जाता है क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। इसके अलावा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो राइस या चावल प्रोड्यूस करती है आफ्टर चाइना। सो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा चावल या राइस इंडिया में बोया जाता है। थर्ड इज़ मेज़। मेज़ इज़ अ फूड क्रॉप एज वेल एज अ कमर्शियल क्रॉप। सो बेसिकली ये इंडिया के खुद के यूज़ के लिए भी बोई जाती है। इसके अलावा हम इसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। हम इसे सेल आउट भी करते हैं टू अदर कंट्रीज़। ये एक रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्रीज़ में दे दिया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्च एंड ग्लूकोज। सो हम मेज़ से, मक्का से स्टार्च और ग्लूकोज भी मैन्युफैक्चर करते हैं, इसीलिए इसे हम फूड ग्रेन की तरह भी मानते हैं। ये सेकंड मेजर खारिफ क्रॉप है राइस या चावल के बाद। इसके अलावा हमें मेज़ के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहती है दैट इज़ बिटवीन 12 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस।
रेनफॉल 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। इसे डीप सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे नाइट्रोजन बहुत अच्छा हो, नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है सॉइल में वो बहुत अच्छा होना चाहिए मेज़ को ग्रो करने के लिए, और वहाँ पे वाटर ड्रेनेज इजी होना चाहिए। जो मेन सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडिया में जहाँ पे मेज़ ग्रो होता है दैट इज़ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में मेज़ या मक्का कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, गंगानगर और हनुमान नगर में ग्रो किया जाता है। लास्ट इज़ बाजरा। इंडिया में बाजरा एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है मिलेट्स में आफ्टर जवार। ये यूजुअली वार्म और ड्राई क्लाइमेट में बोया जाता है बिटवीन जून एंड अक्टूबर। ये एक खारिफ क्रॉप है। बाजरा को ग्रो करने के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और आपको इसके ग्रोथ के लिए 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल की ज़रूरत होती है। लिटिल लाइट सॉइल विद प्रॉपर वाटर ड्रेनेज इज़ नेसेसरी। सो आपको लाइट सॉइल चाहिए होता है और वाटर ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। ये यूजुअली अलग अलग टाइप के सॉइल्स में ग्रो हो सकता है। जो हमारी 85% टोटल बाजरा इंडिया में ग्रो होता है, 100% जो बाजरा ग्रो होता है उसमें से 85% राजस्थान में ग्रो होता है, 42% महाराष्ट्र में मिलता है और 20% गुजरात में बोया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एंड अदर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और पंजाब ये भी बाजरा ग्रो करते हैं। राजस्थान में बाजरा यूजुअली जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट्स में बोया जाता है या उगाया जाता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट प्लेस पे आता है या फर्स्ट पोजीशन पे आता है इन बाजरा प्रोडक्शन। सो बाजरा जो प्रोड्यूस होता है उसमें इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर में आता है हमारी मेजर पल्सेस जो कि इंडिया में ग्रो होती हैं। मोस्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज़ वेजिटेरियन, दैट इज़ वाई पल्सेस आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। Pulse crops are sown because they also maintain the fertility of the soil. In India, pulses are mainly grown in Kharif season, but some amount of this is also grown in Rabi season. Peanut, gram lentil, etc. are grown in Rabi season. So basically हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है और पल्सेस एक मेन सोर्स होती है प्रोटीन का। जो पल्सेस होती हैं जितनी भी हमारी दालें हैं वो प्रोटीन रिच होती हैं। सो मेनली जो पल्सेस हैं वो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को मेंटेन करती हैं। प्लस इंडिया में पल्सेस यूजुअली खारिफ सीजन में ग्रो की जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो राबी सीजन में ग्रो होती हैं और कुछ ऐसी पल्सेस जो राबी सीजन में ग्रो होती हैं वो हैं पीनट, ग्राम, लेंटिल एक्सेट्रा। In pulse production, gram pulse is 1/3 of the total pulse production in India. Gram is grown mainly in plain areas of North India in Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. So, pulse production जो होता है उसमें मेन जो 1/3 pulse है दैट इज ग्राम। जो टोटल पल्स प्रोडक्शन होता है उसमें से 1/3 प्रोडक्शन सिर्फ ग्राम का होता है। ग्राम मतलब चना। सो ये जो चना है ये यूजुअली नॉर्थ इंडिया साइड पे ग्रो होता है मेनली, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। इसके अलावा ग्राम राजस्थान में भी ग्रो होता है इन कैनाल इरिगेशन एरियाज ऑफ गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर। गुड अमाउंट ऑफ ग्राम प्रोडक्शन ऑल्सो रिसीव्ड फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र स्टेट। तो राजस्थान के अलावा हमें एक अच्छा अमाउंट ऑफ ग्राम आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट से भी मिलता है। आफ्टर ग्राम, अरहर इज द सेकेंड मेजर पल्स क्रॉप which is sown with jawar, other millets and mustard. It is grown in Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Bihar, Madhya Pradesh and
आंध्र प्रदेश। सो सेकेंड जो मेजर हमारी पल्स क्रॉप है वो है अरहर की दाल, और जो कि ज्वार के साथ उगाई जाती है या फिर किसी और मिलेट के साथ या मस्टर्ड के साथ उगाई जाती है। ये यूजुअली महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार साइड पे आपको मिलती है। मूंग एंड उड़द आर ग्रोन विद ज्वार, मिलेट एंड कॉटन in peninsular parts of India. Rajasthan is at first place in moong and bajra production in India. Here moong is grown in semi-arid desert areas of Jalore, Nagaur, Jodhpur and Pali. In the same way, urad is sown in Hadoti areas of Kota, Bundi, Jhalawar, Chittor, Udaipur and Bhilwara in Mewar and Baswara in South Rajasthan. Lentil pulse is grown with rabi crop in eastern Rajasthan like Alwar, Bharatpur and Dholpur. तो मूंग और उड़द की जो दाल होती है वो जवार, मिलेट और कॉटन के साथ उगाई जाती है। राजस्थान फर्स्ट प्लेस पे आता है मूंग और बाजरा के प्रोडक्शन में। यहाँ मूंग सेमी एरिड डेजर्ट वाले एरियाज में उगाई जाती है, जैसे कि जालौर, नागौर, जोधपुर और पाली। इसके साथ ही उड़द जो होती है वो हाड़ौती एरियाज में उगाई जाती है, जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़, उदयपुर और भीलवाड़ा में देखा जाता है या फिर बांसवाड़ा में। जो लेंटिल पल्स है वो एक राबी क्रॉप के साथ उगाई जाती है अलवर, भरतपुर और धौलपुर में। नेक्स्ट चीज जो एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे वो है मेजर कमर्शियल या फिर कैश क्रॉप्स ऑफ इंडिया। कैश क्रॉप्स इंडिया में यूजुअली 1/4 पार्ट ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल लैंड पे उगाई जाती है। ये क्रॉप्स सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम नहीं है फार्मर्स के लिए, लेकिन उन्हें रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराती है जो कि वो इंडस्ट्रीज तक भिजवाते हैं। मेजर कैश क्रॉप्स क्या क्या हैं हमारी? शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, जूट एंड टबेको। पहले अपन शुगर केन के बारे में पढ़ते हैं। शुगर केन इज अ प्लांट ऑफ इंडियन ओरिजिन and descendant of bamboo family. It holds first place in commercial crops. India is at first place in sugarcane production and producing area in the world. India produces 50% sugarcane of the world. Sugarcane is grown in tropical regions of India. It needs a temperature between 15 degrees Celsius to 30 degrees Celsius and rainfall between 100 to 200 centimeter. So, शुगर केन जो है वो इंडियन ओरिजिन का प्लांट है, बैम्बू फैमिली का डिसेंडेंट है, कमर्शियल क्रॉप्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है। इसके अलावा इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है, प्रोड्यूसिंग कंट्री है शुगर केन के लिए। इंडिया यूजुअली 50% जो शुगर केन है पूरे वर्ल्ड में वो प्रोड्यूस करता है। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जाता है। इसके लिए आपको 15 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। रेनफॉल आपको 100 टू 200 सेंटीमीटर के बिटवीन चाहिए होती है। इसको ग्रो करने के लिए आपको क्लेई मॉइस्ट सॉइल चाहिए होता है, जो कि रिवर बेसिन के आसपास मिलता है। जो मेजर पार्ट हैं इंडिया के जो शुगर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं वो है नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। यूजुअली ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है क्योंकि वहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट मिलता है और वो शुगर केन की क्वांटिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हमारी मेजर स्टेट्स जो शुगर केन प्रोड्यूस करती हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार एंड गुजरात। शुगर केन राजस्थान में यूजुअली उदयपुर में, गंगानगर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़ में और बूंदी में उगाया जाता है। ये जो शुगर केन है ये हम शुगर बनाने के काम में लेते हैं, जैगरी यानी कि गुड़ बनाने के काम में लेते हैं और अल्कोहल बनाने के काम में इसे यूज किया जाता है। सेकेंड इज कॉटन। Indians have knowledge of making cotton textile from cotton since ancient times. Cotton is grown on 6.7% part of total agricultural land. Cotton in India is grown in Kharif season. It needs a temperature between 20 to 35 degrees Celsius and a temperature rainfall between 75 and 100 centimeter. So cotton basically
अप्रॉक्स टोटल एग्रीकल्चरल लैंड में से 6.7% लैंड पे कॉटन उगाई जाती है, जो हमारी रुई होती है वो। ये एक खारिफ सीजन की क्रॉप है, तो ये खारिफ सीजन में उगाई जाती है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 20 to 35 डिग्री सेल्सियस है। रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर के बीच में चाहिए। इसकी ग्रोथ के लिए आपको डीप ब्लैक सॉइल चाहिए होता है, और उस सॉइल में लाइम और पोटैश जो 2 एलिमेंट्स हैं ये आपको चाहिए होते हैं, 2 सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स जो कि सूटेबल होते हैं कॉटन की ग्रोथ के लिए। इसके अलावा हमारे पास कॉटन की 3 वैरायटी होती है जो इंडिया में आपको देखने मिलती है। पहली है लॉन्ग एंड थिन फाइबर कॉटन, दूसरी है मीडियम फाइबर कॉटन और तीसरी है शॉर्ट फाइबर कॉटन। सबसे पहली वैरायटी जो है लॉन्ग एंड थिन फाइबर कॉटन, इंडिया में 50% जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो इसी का होता है। ये अमेरिकन कॉटन के नाम से भी जानी जाती है, और ये यूजुअली पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में उगाई जाती है। दूसरी है मीडियम फाइबर कॉटन, इंडिया में 40% प्रोडक्शन इसका होता है। ये यूजुअली गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु में देखने मिलती है। शॉर्ट फाइबर कॉटन जो होती है वो सिर्फ 10% प्रोडक्शन में से, सिर्फ पूरे टोटल प्रोडक्शन में से सिर्फ 10% जो प्रोडक्शन है वो शॉर्ट फाइबर कॉटन का होता है, और ये ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में उगाई जाती है क्योंकि इसका सिर्फ 10% हमें उगाना होता है। इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन गुजरात स्टैंड्स ऑन फर्स्ट पोजीशन। सो अगर आप देखने जाएं जो स्टेट सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आती है कॉटन ग्रो करने में वो है गुजरात। इसके बाद महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे आती है और आंध्र प्रदेश थर्ड प्लेस पे आती है। पंजाब और हरियाणा भी इम्पॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। कॉटन का जो डिमांड है इंडिया में कम होता है, और इसीलिए हम इंडिया से कॉटन को इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम अमेरिका, सूडान, केन्या एंड इजिप्ट। तो हमें जो प्रोडक्शन है वो हमारा कम है और हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा कॉटन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम बाहर से इम्पोर्ट करा लेते हैं वो कॉटन। राजस्थान में कॉटन यूजुअली गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में ग्रो होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है जूट। जूट एक इम्पॉर्टेंट फाइबर क्रॉप है इंडिया की। स्टेम होता है जो जूट प्लांट का, वो पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और उसके जो फाइबर्स हैं वो रोप बनाने के काम में आते हैं और बाकी आर्टिकल्स बनाने के काम में आते हैं। इसकी ग्रोथ के लिए हमें वार्म ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। इंडिया में वेस्ट बंगाल is a leading producer of jute and about 60% of total jute production is received from this state. So, इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का। इसके अलावा इसके बाद आसाम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, ये स्टेट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं फॉर जूट प्रोडक्शन। फोर्थ इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है ऑयल सीड। एडिबल ऑयल जो होता है जो हम खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं वो सीड्स ऑफ ऑयल सीड क्रॉप से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, और इंडिया अप्रॉक्स 10% ऑयल सीड प्रोडक्शन करती है पूरे वर्ल्ड में। ऑयल सीड क्रॉप्स जो हैं वो दोनों ही राबी सीजन में भी ग्रो होती हैं और खारिफ सीजन में भी ग्रो होती हैं। जो मेजर ऑयल सीड्स हैं इंडिया में वो हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर, अलसी, कैस्टर एंड सोयाबीन। जो ग्राउंडनट और मस्टर्ड हैं ये अप्रॉक्स 80% ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन होते हैं इंडिया में। नेक्स्ट है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट एक ब्राज़ील ओरिजिन की क्रॉप है और इंडिया 30% टोटल ग्राउंडनट प्रोडक्शन करती है पूरे वर्ल्ड में। ये यूजुअली खारिफ सीजन में सो होती हैं या ग्रो होती हैं। इंडिया में 45% ऑयल सीड क्रॉप्स जो हैं वो सिर्फ ग्राउंडनट की हैं, एंड अबाउट 85% प्रोडक्शन जो ग्राउंडनट का हमारी कंट्री में होता है वो हमें गुजरात में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका स्टेट्स में मिलता है। राजस्थान में जो ग्राउंडनट या जो हम मूंगफली जिसे हम कहते हैं वो ग्रो होती है चित्तौड़, सवाई माधोपुर, भिलवाड़ा, जयपुर, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और इरिगेटेड एरियाज अराउंड राजस्थान कैनाल जो हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है उसके अराउंड आपको मिल जाते हैं।
इसके अलावा मस्टर्ड है। मस्टर्ड इंडिया जो प्रोड्यूस करती है वो 70% मस्टर्ड प्रोड्यूस करती है पूरे वर्ल्ड में, और 35% जो टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन है वो सिर्फ मस्टर्ड का होता है हमारे कंट्री में, दैट इज़ इंडिया में। अबाउट 85% ऑफ मस्टर्ड इज़ ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। तो 85% जो है 70% का वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है। राजस्थान फर्स्ट रैंक पे आता है मस्टर्ड प्रोडक्शन में इंडिया में, क्योंकि अप्रॉक्स 41% जो मस्टर्ड है अपने कंट्री में इंडिया में वो राजस्थान में ही प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी ग्रो होता है। राजस्थान में मस्टर्ड अलवर में, भरतपुर में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर, सवाई माधोपुर, भिलवाड़ा, बीकानेर एंड इरिगेटेड एरियाज ऑफ राजस्थान कैनाल के अराउंड आपको मिलेगा। बाकी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उसमें आता है कैस्टर ऑयल, जो कि एक लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है मशीन्स में, और ये सोप मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ होता है, और लेदर टैनिंग वर्क्स में भी यूज़ होता है। इंडिया में गुजरात और राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कैस्टर ऑयल के, जिसमें कि गुजरात 65% प्रोडक्शन करता है और राजस्थान 25% प्रोडक्शन करता है टोटल कैस्टर ऑयल का। इंडिया में 70% सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता है, और 20% महाराष्ट्र में एंड 10% इन राजस्थान। नेक्स्ट है मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। सो एग्रीकल्चर हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट करता है उसमें, और कैसे हमारे लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। पहला पॉइंट है अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो एग्रीकल्चर एक तरीके से हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं ड्यू टू एग्रीकल्चर। Agriculture directly provides employment to 56.6% population in India. It also provides indirect employment to agriculture-based occupations like animal husbandry, fish farming, and forestry. It also provides raw material to industries, which is an indirect source of livelihood for a large population. So, agriculture 56.6% population को employment provide करता है। इसके अलावा indirect employment भी provide होता है टू एनिमल हस्बेंड्री, फिश फार्मिंग, जो लोग फिशेस की फार्मिंग करते हैं, या जो लोग एनिमल हस्बेंड्री, कैटल, लाइफ स्टॉक, इन ऑक्यूपेशंस में भी एम्प्लॉयमेंट होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट्री जो है, फॉरेस्ट एरियाज जो हैं उसमें भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है। प्लस एग्रीकल्चर के थ्रू हमें रॉ मटेरियल मिलता है जो हम इंडस्ट्रीज तक पहुंचाते हैं, और इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के लिए भी ये एक इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड होता है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को अपन जीडीपी भी कहते हैं। देयर हैज़ बीन ग्रेट contribution of agriculture and its allied activities in gross domestic production in India. It was 55.11% on prices of 1993-94 in 1951, which reduced to 44.26% in 1990. During 2007-2008, it was 17.8% on prices of 1999 to 2000, and it reduced to 15.35% on the prices of 2011-12 in 15-16. The reason of this downfall was rapid industrial development in secondary and tertiary sectors. So एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, और ये जो प्राइसेस थे धीरे धीरे गिरते गए, एंड द रीज़न फॉर दिस डाउनफॉल इन प्राइसेस वर कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था, और ये इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का डेवलपमेंट कर रही थी। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन फॉरेन ट्रेड। इंडिया कंट्रीब्यूट्स 2.07% in export of agriculture production in the world. India is the 10th largest country in the world in export of agriculture production. It is the 4th biggest sector of total export.
It exports products like tea, sugar, oilseed, tobacco, spices, fresh fruits, and basmati rice. It also includes other agricultural products like jute, textile, poultry, whereas food grains and edible oil are included in imports. So जो हम फॉरेन ट्रेड मतलब जो चीज़ें हम बाकी कंट्रीज़ को सप्लाई करते हैं, तो इंडिया अराउंड 2.07% जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है इंडिया में उसे एक्सपोर्ट कर देती है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, टू द आउटसाइड कंट्रीज़. इंडिया एक्चुअली 10th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करती है. एंड जो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती है उसमें आते हैं टी, शुगर, ऑयल सीड, टबैको, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स एंड बासमती राइस. इसके अलावा हम जूट, पोल्ट्री की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब भी एक्सपोर्ट करते हैं. बट जो फूड ग्रेन्स हैं और जो एडिबल ऑयल्स हैं वो हम एक्चुअली बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मतलब बाहर से मंगवाते हैं. फोर्थ है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज. वेरियस एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री एंड स्पाइस इंडस्ट्री गेट देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर. तो हमारी जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल हो गया तो उसको जूट और कॉटन एग्रीकल्चर से मिलता है. शुगर हो गया तो शुगर के लिए हमें शुगर केन की ज़रूरत होती है, वो भी हमें एग्रीकल्चर से मिलता है. वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री है, उसके लिए हमें पीनट, ग्राउंड नट, ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर से मिलती हैं. जूट, रबर और जितनी भी स्पाइसेस है हमारी वो सब भी हमें एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है. फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट फॉर दिस चैप्टर इज़ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. 60% पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो रूरल एरियाज़ में रहती है और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है फॉर लाइवलीहुड. ये जो सेक्टर है ये मार्केट को एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, कल्टीवेशन इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इन सब का मार्केट भी इम्प्रूव होता है एग्रीकल्चर की वजह से, क्योंकि हमें हमारी क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, हमें अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, कल्टीवेशन के लिए इक्विपमेंट्स लगते हैं, प्लस हमें ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये भी हमें इसलिए चाहिए होती है क्योंकि हम अराउंड 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. इफ़ वी असेस इंडियन एग्रीकल्चर वी विल फाइंड दैट इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन हमारा एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर, एंड वो एक सोर्स ऑफ इनकम भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है. अगर जो मॉनसून्स हैं या जो रेनी सीज़न है उसमें अगर बारिश ज़्यादा होती है या बारिश कम होती है तो हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चर में होने वाला प्रोडक्शन है वो गिरता है. तो उससे हमारी इनकम पे भी एक फ़र्क आता है और एम्प्लॉयमेंट पे भी फ़र्क आता है. एंड फ्लड्स और ड्रॉट्स जो होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. If we want to develop agriculture in India, we will have to change the ancient way of its production. We will have to remove illiteracy and abolish poverty. Only then development of agriculture and condition of farmers will improve. So अगर हम चाहते हैं कि हम प्रॉपरली एग्रीकल्चर प्रॉपर तरीके से हो पाए, अच्छा प्रोडक्शन हो पाए, तो उसके लिए हमें इलिटरेसी को जो है एक इशू है हमारे इंडिया में, जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसे अबॉलिश करना होगा, हटाना होगा, सो दैट एग्रीकल्चर भी इम्प्रूव हो पाए, डेवलप हो पाए और हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन भी इम्प्रूव हो पाए.